एक आदमी नीचे झांक कर देखता है। नीचे खाई में सैकड़ों ज़ॉम्बी खड़े हैं। किले में जाने वाला पुल ऊपर उठा दिया गया है, इसलिए वो पार जाना आसान नहीं। यह देखकर डैरिल और आलू पास के एक घर में जाते हैं ताकि कोई हुक जैसी चीज ढूंढ सके जिससे रस्सी के सहारे किले तक पहुंचा जा सके। आलू को एक छोटा हुक मिलता है और वह डैरिल से पूछता है कि क्या यह ठीक है। डैरिल उसे देखने के बाद कहता है कि कोई और बड़ा ढूंढो। आलू जैसे ही पलटता है, डैरिल उसे कमरे में बंद कर देता है और दरवाजा लॉक कर देता है। साफ है कि डैरिल नहीं चाहता कि आलू खुद उसके साथ इस खतरनाक मिशन में जाए, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया। डैरिल हमेशा खतरा खुद उठाता है। वह नीचे ज़ॉम्बी को देखता है, फिर पुल पर निशाना लगाता है और हुक को घुमाकर फेंक देता है। हुक पुल के किनारे अटक जाता है और डैरिल रस्सी के सहारे पार चला जाता है। वह बहुत सावधानी से आंगन में आगे बढ़ता है। अंदर सच में घोड़े और कई मोटरसाइकिलें होती हैं। उसे डर है क्योंकि टास्क नाम का अजीब आदमी अभी भी किले में हो सकता है। तभी उसे एक आधा खुला दरवाजा दिखता है और वह अंदर घुस जाता है। अंदर कोई नहीं होता, बल्कि ढेर सारी सप्लाई रखी होती है। डैरिल सोचता है कि दवाइयां ले चलनी चाहिए क्योंकि उसने आलू से वादा किया था। उसे नहीं पता कौन सी दवा काम आएगी, इसलिए वह हर तरह की दवा उठा लेता है। तभी बाहर से किसी के गाली देने की आवाज आती है। डैरिल बंदूक उठा लेता है, लेकिन बाहर कोई नहीं दिखता। फिर आवाज दोबारा आती है और उसे समझ आता है कि आवाज पास के बेसमेंट से आ रही है। डैरिल देखता है कि नीचे एक छोटा बच्चा है, तो वह उसे बचाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, किले का मालिक उस पर गोली चला देता है। दोनों वापस छिप जाते हैं। डैरिल ऊपर दूसरी मंजिल पर दुश्मन को देखकर जवाबी फायर करता है, लेकिन नीचे होने की वजह से नुकसान में रहता है। वह बंदूक हेजहॉग को दे देता है ताकि वह दुश्मन को उलझाए रखे और वो खुद पीछे से घूम कर जाए। डैरिल पहले उसे गोली भरना सिखाता है और कहता है, डरना मत, यह बंदूक सिंगल शॉट है, बस दुश्मन को रोक कर रखना। फिर वह अपना हथियार निकालता है, एक गोली बेकार करवाता है और दौड़ पड़ता है। उधर बंद कमरे में बंद आलू घबराया हुआ इंतजार कर रहा होता है। तभी कोई दरवाजा तोड़ने लगता है। आलू डरकर धनुष उठा लेता है। हेजहॉग की गोलीबारी और गालियों की आड़ में डैरिल दूसरी इमारत में पहुंच जाता है। किले का मालिक इतना गुस्से में होता है कि पीछे से आते डैरिल को देख ही नहीं पाता। जैसे ही वह आदमी डैरिल की आवाज सुनता है, बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि डैरिल भी अमेरिकन है। वह अपना नाम RJ बताता है कि वह टेक्सास से है और खाने पीने का ऑफर देता है, लेकिन डैरिल सीधा कहता है कि लूटी हुई चीजें वापस करो। RJ कहता है कि वह सब कुछ इसलिए जमा कर रहा है ताकि एक दिन जिंदा टेक्सास लौट सके। डैरिल को उसकी बातें पसंद नहीं आती और वह उसे बाहर घसीट ले जाता है। RJ गुस्से में कहता है कि उसने बच्चे को कुछ नहीं किया, लेकिन हेजहॉग तो उसे सीधा खाई में फेंकना चाहता है और कहता है कि इसे वापस लू के पास ले चलो। बूढ़ा आदमी टूट जाता है। सालों से उसका एक ही सपना था, घर लौटना। कुछ देर बाद वे सामान भरकर गाड़ी तैयार करते हैं। बूढ़े को गाड़ी के पीछे बांध देते हैं। वह 14 डिब्बे मछली के देकर डैरिल को मनाने की कोशिश करता है। जैसे ही गाड़ी पुल पर पहुंचती है, अचानक एक्सल टूट जाता है। ईंधन के डिब्बे खाई में गिर जाते हैं। डैरिल लगाम पकड़कर रोकता है। जांच करने पर पता चलता है कि पहिया मुड़ गया है, गाड़ी अब नहीं चल सकती। बूढ़ा डैरिल से कहता है उसे खोल दे, वह ठीक कर देगा, और उसकी नजर बंदूक पर होती है। डैरिल ध्यान नहीं देता तो बूढ़ा अचानक बंदूक छीनने दौड़ता है। दोनों यूं ही आपस में खींचतान करने लगे। इतने में जरा सी ज्यादा ताकत लगाने पर वे दोनों सीधे खाई में गिर पड़ते हैं। डैरिल जमीन पर गिरते ही तुरंत अपना चाकू निकाल लेता है। वह जल्दी से सबसे नजदीक वाले ज़ॉम्बी को लात मारकर पीछे धकेल देता है। तभी उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो रस्सी से लटका हुआ है और पहले से ही कई ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हवा में लटके होने की वजह से वह बिल्कुल भी बच नहीं पाता। उसी के ध्यान भटकाने से डैरिल को थोड़ी सांस लेने का मौका मिलता है। वह अपना फ्लैल, लोहे की गेंद वाला हथियार निकालता है और खड़ा होकर उसे घुमाना शुरू कर देता है। जब वह एक एक करके ज़ॉम्बी को मार रहा होता है, उधर बूढ़े आदमी की हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। दर्जनों ज़ॉम्बी उसे खींच रहे होते हैं और बहुत जल्दी कुछ ज़ॉम्बी उसकी टांगों को काटने लगते हैं। कुछ ही पलों में उसका निचला शरीर ज़ॉम्बियों से घिर जाता है और वह हवा में लटका लटका ही जिंदा नोच कर मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर डैरिल अब भी पूरी ताकत से लड़ रहा होता है। तब उसकी नजर जमीन पर गिरे ईंधन के डिब्बे पर पड़ती है और फिर वह अपनी राइफल को थोड़ी दूरी पर पड़ा हुआ देखता है। मन में योजना बनाकर वह एक ज़ॉम्बी को पीछे धकेलता है और तेजी से आगे बढ़कर राइफल उठाता है। फिर सीधे ईंधन के डिब्बे पर ट्रिगर दबा देता है। धमाके के बाद डैरिल धीरे धीरे सिर उठाता है। इस विस्फोट ने कई ज़ॉम्बियों को खत्म कर दिया होता है, लेकिन कुछ अब भी खाई में बचे रहते हैं। जब वह हथियार उठाकर बाकी ज़ॉम्बियों से निपटने ही वाला होता है, तभी एक ज़ॉम्बी उसकी नजर से बचकर उस पर झपट पड़ता है। ठीक उसी पल एक तीर आकर ज़ॉम्बी के सिर को भेद देता है। डैरिल ऊपर देखता है तो पता चलता है कि आलू मदद के लिए आ गया है। वे लोग रस्सियां नीचे फेंकते हुए पास आते ज़ॉम्बियों को मार रहे होते हैं। डैरिल बिना देर किए रस्सी
रस्सी की ओर बढ़ता है। ऊपर मौजूद आलू और बाकी लोग भी पूरी मदद करते हैं। जो भी ज़म्बी पास आता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। डैरिल रस्सी को अपने शरीर के चारों ओर लपेटता है और ऊपर खड़े लोगों को इशारा करता है। संकेत मिलते ही लड़का घोड़े को आगे बढ़ाता है। रस्सी तेजी से ऊपर खींचती है और घोड़े की मदद से डैरिल धीरे धीरे ऊपर खींच लिया जाता है। ऊपर पहुंचते ही डैरिल राहत की सांस लेता है। अभी अभी जो हुआ था वह बेहद खतरनाक था। अगर ये बच्चे मदद के लिए न आते तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। लड़की बैग खोलकर देखती है तो पाती है कि उसमें दवाइयां भरी हुई हैं। यह देखकर उसका दिल भर आता है और वह डैरिल का शुक्रिया अदा करती है। डैरिल खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि उसका इरादा सिर्फ बेहोशी की दवाइयां लाने का था। बाकी दवाइयां तो यूं ही मिल गई थीं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि तभी मैक्स खाई में एक जाना पहचाना चेहरा देखता है। वह उनका वही साथी होता है जो पहले लापता हो गया था। अपने बचपन के दोस्त को ज़ॉम्बी बन चुका देखकर लड़की के दिल टूट जाते। वह धनुष उठाकर दोस्त को आखिरी विदाई देना चाहता है, लेकिन काफी देर तक निशाना लगाने के बाद भी वह तीर नहीं चला पाता। आखिरकार डैरिल खुद आगे बढ़कर यह काम कर देता है क्योंकि वह जानता है कि एक बच्चे के लिए ऐसा फैसला लेना कितना मुश्किल होता है। 1 घंटे बाद वे लोग गाड़ी ठीक करके वापस अनाथालय पहुंचते हैं। बच्चों को हॉर्स पे लौटता हुआ देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। जब लड़की दवाइयां लेकर शिक्षक के पास जाने ही वाली होती है तभी सिल्वी एक बुरी खबर लेकर आती है। मैडम डुबोइस का निधन हो चुका होता है। वे आखिरकार देर से पहुंचे थे। लड़की अपने शिक्षक की हालत पहले से जानती थी और यह भी समझती थी कि डैरिल उसे कम दोषी महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। असल में वह सिर्फ मैडम डुबोइस को खोने का दुख सह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद सभी लोग उस सम्मानित शिक्षिका का अंतिम संस्कार करते हैं। मैडम डुबोइस की कहानियां बच्चों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी और आने वाले हर दिन उनके रास्ते को प्रभावित करती रहेंगी। अंतिम संस्कार के बाद डैरिल और बाकी लोग गाड़ी तैयार करते हैं। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका होता है, लेकिन तभी लॉरेंट नाम का बच्चा जाने से मना कर देता है। जब उसकी बहन सिल्वी भी जोर देती है तो लॉरेंट अनमने मन से गाड़ी की ओर बढ़ता है। अपना विरोध दिखाने के लिए वह तय करता है कि वह पेरिस नहीं जाएगा। इस तरह बच्चों की उदास नजरों के बीच वे लोग उत्तर की ओर स्थित बेस की तरफ निकल पड़ते हैं। उसी समय पहले भाग चुका कोडेन अकेले ही वापस मठ में लौट आता है। चारों ओर अपने साथियों की लाशें देखकर वह गुस्से से भर उठता है। तभी उसकी नजर डैरिल द्वारा छोड़े गए एक रिकॉर्डर पर पड़ती है। मेरा नाम डैरिल डिक्सन है। मैं एक जगह से आता हूँ जिसे दी कॉमनवेल्थ कहा जाता है। वह लॉरेंट की निजी फाइल भी देखता है और किताबों में लिखे नोट्स से मिलान करता है। दीवार पर लगे नक्शे को देखकर उसे समझ आ जाता है कि डैरिल और बाकी लोग नक्शे में चिन्हित अंतिम जगह पेरिस की ओर जा रहे हैं। यह समझते ही उसके दिमाग में एक योजना बन जाती है। उधर पेरिस के ले हावर बंदरगाह पर एक जहाज आकर रुकता है। वहाँ एक महिला जहाज के कप्तान पर चिल्ला रही होती है। वह कहती है कि ऊपर से आदेश थे। फ्रांस में 2 संगठन हैं, एक होप यूनियन और दूसरा जिने संगठन, और सामने खड़ी यह महिला जिने संगठन की सरगना होती है। जब उसे पता चलता है कि एक अमेरिकी ने उनके कई प्रयोगात्मक ज़ॉम्बियों को नष्ट कर दिया है तो वह बुरी तरह भड़क जाती है। वह बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसने भारी हथियारों के दम पर बड़ी मुश्किल से इतने ज़ॉम्बी जुटाए थे, सब बर्बाद हो चुके थे। जैसे ही वह भड़कने ही वाली होती है तभी एक आदमी प्रयोग उपकरण लेकर आता है। वह वही व्यक्ति होता है जो पहले कार रिपेयर शॉप का मैनेजर था। असल में वह ज़ॉम्बियों पर रिसर्च करने वाला डॉक्टर होता है। वह महिला को बताता है कि भले ही जहाज के ज्यादातर उपकरण नष्ट हो गए हों, लेकिन कम से कम कुछ प्रयोगात्मक नमूने अब भी इस्तेमाल के लायक है। अपनी वर्षों की मेहनत को बर्बाद होते देखकर महिला का गुस्सा और भी बढ़ जाता है।